मैंने धीरे से कहा, सबने देख लिया ना, मेरे और एला के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन रायन ये कहता है कि उसका एला से कोई संबंध नहीं है, जबकि असल में दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं। इतना कहते हुए मुझे कुछ याद आया। मिसेस थॉर्नटन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, जब हम स्कूल में थे तब मैंने एला से दूरी बना ली थी। सब जानते थे कि वो कोई अमीर लड़की नहीं थी, बल्कि हमारे घर के ड्राइवर की बेटी थी। उसके बाद रायन ने दिखावे के लिए उससे ब्रेकअप किया और उसी ने एला को कहा कि वो मेरे करीब आए। मिसेस थॉर्नटन हैरान रह गईं। ऐसा भी हुआ था? अगर वो एला के साथ था और फिर भी उसे मेरे पास भेज रहा था, तो यह सीधा सीधा बहुत घटिया खेल था। रायन ने मुट्ठी भींच ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसकी तरफ देखा। पक्का? वो बोला, हाँ। जैसे ही उसने इनकार किया, मैंने फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चला दी। यह उसी समय की थी जब रायन और एला ग्रोव में बात कर रहे थे। रिकॉर्डिंग में रायन की आवाज आई, एला क्या तुम अब मुझे पूरी तरह इग्नोर करने वाली हो? एला की आवाज आई, तुमने ही तो कहा था कि मैं जैक के पास रहूं और उसे नाराज न करूं। अगर मैं तुम्हारे करीब आई तो वो गुस्सा हो जाएगा। रायन बोला, मेरी गलती थी। एला ने पूछा, तो फिर अब मुझे यहां क्यों बुलाया? रायन की धीमी आवाज आई, बस तुम्हारी याद आ रही थी। रिकॉर्डिंग में रायन की आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हें जैक के पास रहने को इसलिए कहा था ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो सके। मैंने सोचा था मैं अपने जज्बात कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। क्या तुम्हें वो याद है जो मैंने तुमसे कहा था? उसके बाद रायन की आवाज आई, अब से हम सिर्फ फोन पर बात करेंगे। ग्रेजुएशन तक हम बस साधारण दोस्त रहेंगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रायन का असली चेहरा सबके सामने साफ हो चुका था। उसने खुद एला को मेरे पास भेजा और जब एला नहीं मान रही थी तो उस पर दबाव भी डाला। प्री ने रायन को घूरते हुए कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने ऐसे इंसान को अपना दोस्त माना था। अब समझ आया उस समय तुम एला को जैक के साथ देखकर भी गुस्सा क्यों नहीं हुए। जब मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुई तो तुमने मुझे ही चुप करा दिया था। तुम्हें बस पैसे दिख रहे थे, है ना? तुम जानते थे कि अगर एला उसके साथ रहेगी तो तुम दोनों उसके पैसों का फायदा उठा सकते हो। प्री की आवाज कांप रही थी। उसका भ्रम पूरी तरह टूट चुका था। वो पहले रायन को अपना हीरो मानता था, लेकिन अब उसे मुझ पर ही तरस आ रहा था। रायन मुझे घूर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी और मैं उसे इतने समय बाद इस्तेमाल करूंगा। लिली खुद को रोक नहीं पाई। सच में कितनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी। किसी के पास पैसे देखे और प्लान बना लिया उसे लूटने का। सामने से पैसे खर्च करवाओ और पीछे से रिश्ता भी चलाओ। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। मेरे पिछले जन्म में यही सब हुआ था, लेकिन उस समय किसी को सच पता नहीं था। सबने मुझे ही घेर लिया था। सब कहते थे मैं एला का गुलाम हूं और आखिर में मैंने ही उसे धोखा दिया। और रायन, वो मेरे पिता की कंपनी अन क्रेन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। एला के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके वो ऊपर चढ़ गया और खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। मैंने मिसेस थॉर्नटन की तरफ देखा। मिसेस थॉर्नटन, आपने सब देख लिया। अगर मेरे पास ये रिकॉर्डिंग नहीं होती तो ये अभी भी झूठ बोल रहा होता। सच ये है कि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट में जब मैं इससे मिला था, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ डायरेक्टर स्टर्लिंग की इज्जत रखी। लेकिन इसके बाद इसने क्या किया? मेरे और एला के बारे में झूठ फैलाया। मेरे और सोफिया के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। हमारी सगाई तोड़ने की कोशिश की। सीमा किसने पार की है, ये सब देख रहे हैं। मैंने सीधे विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा और आपकी बहन इसी के लिए मेरे पिता को परेशान कर रही थी।
उन्हें पता था मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्हें इतना शराब पिलाया, इसका जवाब कौन देगा? मिसेस थॉर्नटन ने तुरंत विक्टोरिया की तरफ देखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इससे दूर रहो। एक रायन के लिए तुमने जैक को नाराज कर दिया। विक्टोरिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ए, मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे लगा था ये बस एला के साथ था, और वो भी अब खत्म हो चुका है। सोफिया ने ठंडे स्वर में कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग, आपका गुस्सा तो कमाल का है। मेरे लोगों को परेशान करने की हिम्मत भी कर ली आपने। लिक्विड में अंकल क्रेन ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, और आप उन्हें छूने की हिम्मत करती हैं? क्या आपको लगता है मैं यहां मौजूद ही नहीं हूं? कमरे का माहौल और ठंडा हो गया। यह साफ था, गलती पूरी तरह विक्टोरिया की थी। आखिरकार उसने सिर झुका दिया। मैं माफी चाहती हूं। मैं रायन को कंपनी से निकाल दूंगी और मिस्टर क्रेन से भी माफी मांगूंगी। उसने मेरी तरफ देखा। यंग मास्टर जैक, ये मेरी गलती थी। मैं हद से आगे बढ़ गई। मैंने कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग, मैं चाहकर भी माफ नहीं कर पाऊंगा, और हमारे रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं हो पाएगा। फिर सोफिया ने शांत स्वर में कहा, अगर आप सच में ईमानदार हैं तो मैं आपको एक मौका दूंगी। फिर उसने कहा, सामान अंदर लाओ। उसके इतना कहते ही कई लोग बड़े बड़े केस अंदर लेकर आए। केस खोले गए। अंदर सफेद शराब की बोतलें भरी हुई थीं। सूफिया ने नौकरों को इशारा किया। सभी बोतलें बाहर निकाली गईं। टेबल पर ग्लास सजाए गए, और हर एक ग्लास सफेद शराब से भर दिया गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार सब कुछ समझ आ गया था। अब असली हिसाब शुरू होने वाला है। एक आम इंसान 2 गिलास के बाद ही गिर जाए, और यहां इतनी सारी बोतलें सजी हुई थीं। सोफिया ने शांत स्वर में विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, आपको पीना बहुत पसंद है ना? तो आज जी भरकर पीजिए। मैं यहीं बैठकर देखूंगी। विक्टोरिया ने उन शराब की बोतलों की तरफ देखा। उसे समझ आ गया, सोफिया मजाक नहीं कर रही थी। सोफिया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सोफिया हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। डायरेक्टर स्टर्लिंग, क्या आप मुझे इज्जत नहीं देना चाहती? या आपको लगता है कि मैं इतने साल लेकवुड में रही हूं तो इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है? या फिर आप मुझे थॉर्नटन फैमिली का हिस्सा ही नहीं मानती? विक्टोरिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसने महसूस किया वो सच में सोफिया को काम आंक चुकी थी। इतनी छोटी उम्र में ही वो बिल्कुल अपने पिता जैसी लग रही थी। विक्टोरिया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कैसे कम समझ सकती हूं? सोफिया ने बिना भाव बदले जवाब दिया, तो फिर पीजिए। जब तक ये सारी बोतलें खत्म नहीं होंगी, आप यहां से नहीं जाएंगी। इतना कहते ही ली और बाकी लोग आगे बढ़े। उन्होंने विक्टोरिया के लिए शराब डालनी शुरू कर दी। विक्टोरिया ने मना करने की कोशिश की, लेकिन प्री ने सीधे गिलास उसके हाथ में दे दिया। डायरेक्टर स्टर्लिंग, लगता है आप अपनी ही बहन को कम समझ रही थीं। मैं सोफे पर बैठा ये सब देख रहा था। अजीब बात यह थी, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, बस अंदर से हंसी आ रही थी। कल रात विक्टोरिया दूसरों को तंग कर रही थी, और आज वो खुद उसी जगह खड़ी थी। सोफिया मेरे पास बैठी थी। उसे बाकी सबसे कोई मतलब नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, सॉरी जैक। मैंने भौं उठाई। किस बात के लिए? सोफिया बोली, अगर मैं कल वहां होती तो ये सब नहीं होता। मैंने हल्के से कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, और तुम्हारी बहन मेरे लिए ही खड़ी हुई थी। सोफिया ने धीरे से कहा, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ अंकल क्रेन से मिलने चलूंगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। उधर विक्टोरिया काफी शराब पी चुकी थी। अब उससे और नहीं हो रहा था। मिसेस थॉर्नटन ये देखकर परेशान हो गई। उन्हें डर लगने लगा, कहीं सच में कुछ हो ना जाए। वो जल्दी से आगे आई। सोफिया, बस करो। वो पहले ही बहुत पी चुकी है, उसे जाने दो। लेकिन सोफिया ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। डेन के सीधे कहा, अगर आपको चिंता है तो आप भी उसके साथ पी लीजिए।
आमतौर पर सोफिया बहुत शांत रहती थी, लेकिन आज वो किसी की नहीं सुन रही थी, यहां तक कि मिसेस थॉर्नटन की भी नहीं। मिसेस थॉर्नटन अब सच में डर गई। उन्हें लगा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। आखिरकार उन्होंने फोन उठाया और अलेक्जेंडर थॉर्नटन को बुलाया। शाम तक अलेक्जेंडर थॉर्नटन वापस आ गए। मिसेस थॉर्नटन तुरंत उनके पास गई। अलेक्जेंडर, जल्दी देखिए, क्या हो रहा है यहाँ। विक्टोरिया तब तक बेहोश होने के करीब पहुंच चुकी थी। अलेक्जेंडर आगे आए, बैठकर पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने सोफिया से कहा, अब बस करो, उसने काफी पी ली है, इसे यहीं खत्म कर दो। लेकिन सोफिया ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने सुना ही ना हो। अलेक्जेंडर ने मेरी तरफ देखा। जैक, तुम मुझसे बात करो, मैं वादा करता हूं ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर कोई भी तुम्हारे पिता को परेशान करेगा तो सबसे पहले मैं उसे सजा दूंगा। तुम्हारे पिता ने सोफिया के लिए जो किया है, मैं सब याद रखता हूं। मुझे पता था वो सच बोल रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमारे रिश्ते का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे सोफिया के लिए क्रेन फैमिली कितनी अहम है। मैंने विक्टोरिया की हालत देखी, वो पहले ही काफी टूट चुकी थी। अगर यह और चला तो शायद सच में कुछ गलत हो जाता। मैंने सोफिया की तरफ देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम क्या कहती हो? सोफिया ने शांत स्वर में कहा। अगर जैक को कोई आपत्ति नहीं है तो यहीं खत्म करते हैं। यह सुनते ही मिसेस थॉर्नटन ने तुरंत सबको रोक दिया। कमरे का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन आज सबको एक बात साफ समझ आ गई थी, इस घर में अब सोफिया को कोई हल्के में नहीं ले सकता। लिली ने इशारा किया और लोगों ने तुरंत विक्टोरिया स्टर्लिंग को छोड़ दिया। मिसेस थॉर्टन ने जल्दी से लोगों को बुलाया, उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। उन्हें सच में डर लग रहा था, कहीं विक्टोरिया की जान न चली जाए। अलेक्जेंडर थॉर्टन ने ठंडे स्वर में कहा, और वो रायन, अपनी बहन से कहो उससे दूर रहे। और अब से विक्टोरिया को घर बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। मिसेस थॉर्नटन ने सिर हिलाया। ठीक है। लेकिन उनकी नजर जब अलेक्जेंडर के चेहरे पर गई, वो अंदर से कांप गई। इतने साल साथ रहने के बाद भी उसका वो ठंडा, भावहीन चेहरा उन्हें आज भी डरा देता था। धीरे धीरे सब लोग थॉर्नटन हाउस से निकल गए। बाहर गाड़ियां खड़ी थीं। मैं और सोफिया सीधे क्रेन हाउस गए, पापा से मिलने। उधर रायन खड़ा था। उसने मिसेस थॉर्नटन से पूछा, सो क्या मैं अस्पताल जाकर डायरेक्टर स्टर्लिंग को देख सकता हूं? मिसेस थॉर्नटन की आंखें ठंडी हो गईं। तुमने अभी तक उसका कितना नुकसान नहीं किया? जो औरत पहले इतनी शांत थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अगर तुम दोबारा उसके सामने दिखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उन्होंने अपने आदमी को आदेश दिया, यून की कंपनी को कॉल करो और आज के बाद स्टर्लिंग ग्रुप की किसी भी कंपनी में मैं इसे नहीं देखना चाहती। जी मैम। अगले ही पल रायन को सीधे घर से बाहर फेंक दिया गया। कार के अंदर सोफिया मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों टिक रही हो? सोफिया बोली, डर लग रहा है कहीं तुम भाग ना जाओ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। अचानक क्यों भागूंगा? वो मेरी तरफ देखती है। अगर आज सब ठीक नहीं होता तो क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहते? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, मेरे डैड मेरी जिंदगी है। हकीकत तो यह है, एक बार मरने के बाद मुझे लव में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन सोफिया की वजह से मैंने दोबारा थोड़ी ट्राई किया। वो तुरंत उदास हो गई और सोचने लगी, जैक अब बहुत बदल गया है। पहले जैक ध्यान सिर्फ एला पे था, लेकिन अब अपनी पढ़ाई पे और बिजनेस पे ध्यान, और क्या मुझ पे ध्यान होगा जैक का? फिर सोफिया बोली, मुझे पता था तुम हमेशा मुझे छोड़ने के लिए तैयार रहते हो। मैं हंस पड़ा। ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था, अगर यहां हमें लोग परेशान कर रहे हैं
तो क्यों न कहीं दूर चले जाएं? लड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, भाग तो सकते हैं। थॉर्नटन हाउस में तकलीफ सहने से अच्छा है मेरे साथ लेकवुड चलो। कम से कम वहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन सोफिया, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुम्हें डर नहीं लगा? आज जो किया उससे तुम्हारे पिता और आंटी नाराज हो सकते थे। सोफिया ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें किसी ने परेशान किया तो वो मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। अगर तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे सब छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी। थॉर्नटन हाउस उसके लिए कभी मायने रखता ही नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इतना अच्छा कैसे हो सकती हो तुम? इसका बदला कैसे दूं? सोफिया ने कहा, जरूरत नहीं है। मैं मुस्कुराया। किसने कहा जरूरत नहीं है? चलो एक कमरा बुक कर लेते हैं। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा। सोफिया सीधे मेरी बाहों में गिर गई। वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई। बकवास मत करो। मैं हंस पड़ा। कौन सी बकवास? तुम डर रही हो बस। वो चुपचाप बैठ गई, चेहरा हल्का लाल। बहुत गर्मी लग रही है। कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए। रिचर्ड क्रीम सोफे पर बैठे थे। उन्होंने हमें देखकर कहा, सोफिया, आओ बैठो। मैं उनके पास बैठ गया। डैड, अब कैसा लग रहा है? सोफिया बोली, मैं आपकी चिंता कर रही थी इसलिए देखने आई। रिचर्ड क्रेन मुस्कुराए, अब ठीक हूं। बस इतने साल बाद इतना पी लिया, आदत नहीं रही। फिर हंसकर बोले, सोफिया को मत डराओ। मैंने कहा, वैसे विक्टोरिया स्टर्लिंग ने आपसे भी ज्यादा पी ली थी। आज उसे सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा। फिर मैंने पूरी कहानी सुनाई, कैसे सोफिया ने उनके लिए बदला लिया। रिचर्ड ग्रीन चुप हो गए। उनकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वो कुछ समझ गए हो। और उस पल कमरे का माहौल थोड़ा अलग हो गया। रिचर्ड ग्रेन ने संक्षेप में सोफिया की तरफ देखा। बेटी, चाहे जो भी हो, वह अब भी तुम्हारी बड़ी है। तुमने ऐसा किया तो क्या तुम्हारे पिता नाराज नहीं होंगे? हम्म, सोफिया ने कहा, कोई बात नहीं। मैं चुपचाप देख नहीं सकती थी कि अंकल क्रेन को परेशान किया जाए। रिचर्ड क्रेन नहीं चाहते थे कि उसके लिए और परेशानी खड़ी हो। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे परेशान नहीं किया गया था। बिजनेस में लोगों से मिलना जुलना तो करना ही पड़ता है। पहले भी मैं लोगों के साथ इतना पीता था कि उल्टी तक हो जाती थी। ये सामान्य बात है। तुम्हारे पिता तुमसे नाराज नहीं होंगे, है ना? सोफिया अभी अभी थॉर्नटन हाउस लौटी थी। अब वहां उसकी छोटी बहन और सौतेली माँ भी थी। वह नहीं चाहते थे कि इस वजह से उसका अपने पिता के साथ रिश्ता खराब हो। सोफिया ने कहा, नहीं, वह नाराज नहीं होंगे। मैंने भी पापा को अलेक्जेंडर थॉर्नटन की कही बात बता दी। ये सुनकर रिचर्ड क्रेन थोड़ा निश्चिंत हुए। अच्छा है। फिर मैं थोड़ा जिज्ञासु हुआ। पापा, सोफिया के पिता ने जो कहा था कि आपने सोफिया के लिए बहुत कुछ किया है, वह क्या बात है? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही मैंने ये पूछा, मुझे महसूस हुआ कि सोफिया मुझे देख रही है। उसकी आंखों में बहुत जटिल सा भाव था, जैसे हल्का सा रिप्रोच भी हो। रिचर्ड क्रेम ने लापरवाह से भाव से मेरी तरफ देखा। तब सोफिया कुछ समय हमारे घर पर रही थी, याद नहीं है? मैं उलझ गया। क्या सच में? रिचर्ड क्रेन ने कहा, शायद तब तुम बहुत छोटे थे। बाद में तुम बीमार पड़े और दिमाग भी थोड़ा कमजोर हो गया, तो याद न रहना सामान्य है। कुछ लोगों को 2-3 साल की उम्र की बातें भी याद रहती हैं और कुछ लोग 5-6 साल की बातें भी भूल जाते हैं। स्पष्ट था, सोफिया पहले वाली किस्म थी और मैं दूसरी किस्म। मुझे सच में याद नहीं आ रहा था कि मैंने कभी सोफिया के साथ रहा था। और एक वजह यह भी थी कि मेरी माँ के देहांत के बाद पापा को डर था कि मैं उदास हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने पुरानी तस्वीरें भी हटा दी थीं। रिचर्ड क्रेन ने चार्ल्स से फोटो एल्बम लाने को कहा। मैं सोफे पर बैठकर एल्बम देखने लगा। वाकई उसमें हमारी साथ वाली तस्वीरें थीं। सोफिया बचपन में भी बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें थीं। स्नोबॉल तब बहुत छोटा था। तस्वीर में मैं, मेरे माता-पिता और सोफिया 4 लोग थे, जैसे एक छोटा-सा परिवार।
सोफिया उस समय भी बहुत छोटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तस्वीर में वह मुझे बहुत अजीब सी नजर से देख रही थी। रिचर्ड क्रेन ने मुझसे पूछा, अब याद आया? मैंने सिर हिलाया। लगता है ऐसी कोई बात थी। रिचर्ड क्रे ने आगे कहा, तुम्हारी मां के गुजरने के बाद तुम कुछ समय बीमार भी रहे, ताकि तुम उसे याद करके और दुखी न हो जाओ। मैंने सोफिया को फिर हमारे घर नहीं आने दिया। बाद में जब सोफिया आती भी थी, तो तुम उसके साथ खेलते भी नहीं थे। मैंने सोफिया की तरफ देखा। सच में? सोफिया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आदत डाल चुकी हूं। वह मुझे देख रही थी, मैं उसे याद नहीं कर पा रहा था और उसे बस एक रिश्तेदार की दोस्त की तरह समझ रहा था। वह तब बहुत शांत रहती थी और मेरे सामने कभी पहल नहीं करती थी। उसे डर था कि कहीं मैं अपनी मां के गुजरने का दुख फिर से याद न कर लूं। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में मैं एला के पीछे भागने लगूंगा और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा। वो मुझे ऐसे घूरती थी जैसे मैं कोई गंदी चीज हूं। यहां तक कि जब उसे मेरे साथ सगाई की बात पता चली, तब भी उसने बहुत विरोध किया था। मैंने सोफिया की तरफ देखा। हालांकि उसका चेहरा बहुत शांत था, फिर भी मुझे लगा, तुम नाराज हो, है ना? सूफिया ने सपाट स्वर में कहा, नहीं, मैं बस ऐसा ही चेहरा रखती हूं। अगर मैंने यह ना देखा होता कि वह मुस्कुराते समय कितनी खुश हो जाती है, तो शायद मैं उसकी बात मान भी लेता। वह सच में नाराज थी। खाने के बाद रिचर्ड क्रेन आराम करने चले गए। मैं और सोफिया लिविंग रूम में बैठे रहे। वो मेरे बगल में बैठकर टीवी देख रही थी। मैंने उसके लिए लीची छील दी। यह खाओ, सोफिया ने गर्व से कहा। नहीं चाहिए। मैंने उसे मनाने की कोशिश की। बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारे मुंह तक खिलाता हूं। लो ना, और अब नाराज मत रहो। जब से मैंने पुरानी बातें छेड़ी थीं, तब से वह चुपचाप नाराज थी और एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। सोफिया अभी भी टीवी देख रही थी। खुद खा लो, मैंने कहा। अगर नहीं खाओगी, तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी हाथ की तरफ देखा और फिर सीधे लीची काट ली। मैं निरुत्तर रह गया। क्या मतलब है इसका? क्या तुम्हें सच में मेरे किस्से इतना डर लगता है? सोफिया ने मेरी तरफ देखा। तुम मुझे याद नहीं करते, स्नोबॉल को भी याद नहीं करते। मैंने सुना है तुम हर बार स्नोबॉल से भी दूर रहते थे। सोफिया जानती थी कि मैं पुरानी बातें याद नहीं कर सकता, शायद बाद में भी नहीं कर पाऊंगा। वे यादें मेरे लिए बहुत दूर की थी। सोफिया चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। लोग सिर्फ वही यादें भूलते हैं जो उनके लिए मायने नहीं रखती, जैसे मुझसे जुड़ी सारी बातें मैंने कभी नहीं बुलाया, लेकिन तुम सब भूल गए। इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं थी। मैं थोड़ा असहज हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक इतनी पुरानी बातें निकाल लेगी। अगर पता होता, तो मैं पापा के सामने वह सब पूछता ही नहीं। मैंने उसे मनाने की कोशिश की। असल में मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है। सोफिया ने धीमे स्वर में पूछा, तो बताओ, क्या याद है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। वह तुरंत समझ गई। उसने मेरी तरफ देखा। झूठ है। उसकी आंखों में साफ निराशा थी। मैंने सोफे पर पैर चढ़ाए और आराम से उसका कंधा पकड़ लिया। इस दुनिया में शायद सिर्फ मैं ही था जो उसके सामने इतनी कैजुअली पेश आता था। मैं उसकी उंगलियों को देखने लगा। फिर अचानक मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। शुरू से अंत तक मैं कभी समझ ही नहीं पाया था कि मेरे और सोफिया के बीच रिश्ता क्या था। तो इतने सालों तक वह उन्हीं बचपन की यादों को पकड़े बैठी रही, मेरा इंतजार करती रही, और मैं कुछ भी याद नहीं रख पाया। आखिर में जब वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, तब भी मैंने उससे इतनी चोट पहुंचाने वाली बातें कही थी। उस समय उसे कितना दुख हुआ होगा। लेकिन सौभाग्य से मुझे दूसरी बार मौका मिल गया। सोफिया ने देखा कि मैं अचानक चुप हो गया हूं। उसने धीरे से कहा, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। मैंने सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही, बस पुरानी बातें सोच रहा हूं। तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। मेरी आवाज में हल्की शिकायत थी।
जो लड़की अभी तक मुझे इग्नोर कर रही थी, वही अब धीरे से मेरे सीने से टिक गई। मैं बस मजाक कर रही थी। तुमसे नाराज नहीं हूं। हालांकि लापरवाह हमेशा मैं था, लेकिन खोने से डरने वाली हमेशा वही रहती थी। हम दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। फिर भी वो मुझसे इतनी ज्यादा मैच्योर कैसे थी? मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरे साथ हो। क्या तुम कोई फरिश्ता हो? सोफिया ने मेरी बात सुनकर सिर उठाया और धीरे से मेरे होठों को चूम लिया। तुम हो, बस वही काफी है। उधर रायन का सामान सीधे डॉम से बाहर फेंक दिया गया था। वह अपना बैग उठाकर वापस एला के घर पहुंचा। एला अभी अभी कंपनी से लौटी थी। हॉलवे में उसे बैठा देखकर मैं चौंक गई। तुम यहां क्यों बैठे हो? रायन की आंखें लाल थीं। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। एला हैरान रह गई। क्या? तुम तो कह रहे थे सब अच्छा चल रहा है। अब पूरा सामान लेकर वापस आ गए? उसे याद आया, जब रायन पहले यहां से गया था तो कितना खुश दिख रहा था। उसे लगा था उसकी नौकरी अब पूरी तरह स्टेबल है। रायन ने दुखी चेहरा बनाया। एला, मेरे पास अब जाने की कोई जगह नहीं है। मुझे लग रहा है मैं टूट जाऊंगा। एला तुरंत नरम पड़ गई। लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हारी बॉस तुम्हें बहुत पसंद करती है। रायन ने दांत भींचे। ये सब जैक की वजह से हुआ। वह मेरी बॉस को जानता है। उसी ने मुझे निकलवाया है। मुझे समझ नहीं आता, क्या वह मुझे मरते हुए देखना चाहता है? उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। एला भी नाराज हो गई। क्या वह पागल हो गया है? क्या किसी को जीने भी नहीं देगा? रायन ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं लगा था कि वह मुझसे इतनी नफरत करता है। एला ने तुरंत उसका सामान अंदर रखवाया। अंदर आओ। दोनों सोफे पर बैठ गए। एला ने पूछा, वह तुम्हें इतना टारगेट क्यों कर रहा है? रायन ने धीमे स्वर में कहा, उसे उस साल वाली बात पता चल गई। जब मैंने तुम्हें उसके पास रहने को कहा था, तभी से वह मुझसे नफरत करता है। और उसके पास वो रिकॉर्डिंग भी है, ग्रोव वाली, जहां मैंने तुमसे कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद हम साथ रहेंगे। यह सुनकर एला भी चुप हो गई। तो जैक को उस समय ही सब पता चल गया था। अब उसे समझ आया, बाद में चाहे उसने कुछ भी किया हो, जैक ने कभी उसकी परवाह क्यों नहीं की। उसकी आंखें जब भी उसे देखती थीं, हर बार और ठंडी हो जाती थीं। एला ने धीरे से कहा, फिर भी उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब दोबारा हमारी मुलाकात हुई थी, उसे मेरे लिए अच्छा महसूस हुआ था। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि मैं रायन को बहुत ज्यादा दबा रहा हूं। फिर उसे पता चला कि रिचर्ड क्रेन बीमार है, तो उसने मिलने का बहाना बनाया और सीधे क्रेन हाउस आ गई। रिचर्ड क्रेन ने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था। मैं भी पहले उसके साथ काफी सभ्य व्यवहार करता था। पिछली बार जब वह आई थी, पापा घर पर नहीं थे। मैंने सीधे उसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज रिचर्ड क्रेन घर पर थे। मैं ऊपर कमरे में कपड़े बदलकर अभी नीचे ही आया था। जब आंटी जो ने आकर मुझे बुलाया, मैं नीचे पहुंचा तो देखा एला पापा के साथ बैठी है। उसे देखते ही मैं हंस पड़ा। पिछली बार निकाल दिया था, फिर भी वापस आने की हिम्मत है? एला ने सीधे कहा, तुमने रायन को नौकरी से क्यों निकलवाया? मुझे उम्मीद नहीं थी। वह यहां रायन के लिए आएगी। एला यहां सिर्फ रायन के लिए आएगी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधे सोफे के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो अब तुम उसकी तरफ से लड़ने भी लगी? एला ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी। जैक, उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी। मैं हंस पड़ा। जरूरत? तो क्या जिन लोगों को जरूरत होती है, उन्हें दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का हक मिल जाता है? एला ने तुरंत कहा, रायन ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने उसकी तरफ देखा। सच? तो उस समय तुम दोनों क्या कर रहे थे? रिचर्ड क्रेन ने बीच में कहा। जैक, ठीक से बात करो। मैंने सिर घुमाया। डैड, मैं ऑलरेडी बहुत कामली बात कर रहा हूं। एला ने धीरे से कहा, तुम पहले ऐसे नहीं थे।
मैं मुस्कुराया। हाँ, पहले मैं बेवकूफ था। उसके चेहरे का रंग हल्का बदल गया। मैं धीरे धीरे नीचे आया और सामने बैठ गया। तुम जानती हो, आज अगर सोफिया नहीं होती तो विक्टोरिया स्टर्लिंग मेरे पिता को हॉस्पिटल पहुंचा देती। एला कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, उसमें रायन की क्या गलती? मैंने सीधा जवाब दिया, क्योंकि ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ। अगर वो विक्टोरिया के सामने मेरे और सोफिया के बारे में झूठ नहीं बोलता तो वो हमारे बीच फूट डालने की कोशिश नहीं करती। एला ने होठ भींच लिए, लेकिन फिर भी बोली, फिर भी उसे नौकरी से निकलवाना बहुत ज्यादा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें उसकी नौकरी की चिंता है? उसने मेरे पिता के बारे में सोचा था। एला अचानक खड़ी हो गई। जैक, तुम हमेशा हर बात का ब्लेम उसी पर डालते हो। मैं भी धीरे से उठ गया, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम वही बनता है और तुम हर बार उसकी तरफ खड़ी हो जाती हो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। आंटी जो दूर खड़ी थीं, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। रिचर्ड क्रेन ने गहरी सांस ली। एला, बैठ जाओ। एला धीरे से वापस बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ नहीं चाहती कि रायन बर्बाद हो जाए। मैं हंस पड़ा। तुम्हें उससे इतना प्यार है? एला तुरंत बोली। मैं लेकिन वो रुक गई, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी वो रायन के लिए लड़ रही थी या अपने पुराने फैसलों को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, एला, तुम अब भी वही गलती कर रही हो। तुम्हें लगता है रायन बेचारा है, लेकिन तुमने कभी सोचा, जिस दिन वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा उस दिन वो तुम्हें भी छोड़ देगा? एला की उंगलियां हल्का कांपी। मैंने फोन निकाला, फिर सीधे उसके सामने एक फोटो रख दी। विक्टोरिया स्टर्लिंग का अपार्टमेंट, रात का समय, और दरवाजे पर खड़ा रायन। एला का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये, मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है वो सिर्फ तुम्हारे लिए स्ट्रगल कर रहा है? वो हर उस इंसान के साथ खड़ा होता है जिससे उसे फायदा मिलता है। एला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में साफ दर्द दिख रहा था। रिचर्ड क्रेन ने भी धीरे से कहा, एला, कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असली चेहरे को समझने में समय लगता है। कमरे में लंबी चुप्पी छा गई और पहली बार एला की आंखों में रायन के लिए हल्का डाउट दिखाई दिया। एला सीधे क्रेन हाउस से निकल गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज गई। कुछ सेकंड तक पूरा घर शांत रहा। रिचर्ड क्रेन ने मेरी तरफ देखा। क्या तुमने सच में मिस्टर हु से उसे निकालने को कहा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता चला था कि जब वह दमाई गई थी तो आपने ही उसकी सिफारिश की थी। इस बात का जिक्र होने पर रिचर्ड क्रेन ने आ भरी। उस समय वह हर दिन पार्ट टाइम काम कर रही थी। मिस्टर हु की कंपनी को लोगों की जरूरत थी, तो मैंने उन्हें मिलवा दिया। जो भी हो, वह काफी मेहनती थी और मिस्टर हु भी उसे पसंद करते थे। क्या उसे अब इस तरह निकालना सही है? मैं नाखुश था। पिताजी, मुझे परवाह नहीं क्या कहा जाती है, लेकिन भविष्य में उसकी मदद मत कीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप नहीं जानते कि मैं एला को पसंद नहीं करता? अंकल को अब भी लगता है कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। अगर आप ऐसा करते रहे, तो सोफिया भी खुश नहीं होगी। मुझे सोफिया का नाम लेते देख रिचर्ड क्रेन थोड़े लाचार होकर मुस्कुराए। ठीक है, वैसे भी वह अब बड़ी हो गई है। उसे अपनी नौकरी खुद ढूंढने दो। एला क्रेन हाउस से निकली, लेकिन कंपनी जाने के बजाय सीधे अपने अपार्टमेंट पहुंची।